गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वंडरफुली वेल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अड्डा 247 में। मुझे एक बार कॉन्फर्मेशन दो, अगर सभी को मेरी आवाज जो है एकदम परफेक्टली आ रही है, वीडियो एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे रहा है। गिव मी अ व्हाई। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर क्लास। बहुत ही बेहतरीन चीजें जो है वो हम सीखेंगे, बहुत ही बेहतरीन चीजें जो है हम करेंगे। एक बार मुझे कॉन्फर्मेशन दे दो अगर सभी को मेरी आवाज जो है एकदम क्रिस्टल क्लियर जो है वो आ रही है तो। टाइप वाई अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं बढ़िया तरीके से। गिव मी अ वाई इफ माय वॉइस इज ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप अब जो है सभी को मेरी आवाज जो है एकदम क्रिस्टल क्लियर आ रही होगी। अगर आ रही है एक बार मुझे वाई टाइप करके दीजिएगा फटाफट से। आई थिंक सभी मुझे देख पा रहे होंगे। इफ एवरीथिंग इज वेल गिव मी अ वाई। आई थिंक सभी मुझे देख पा रहे हैं। एक बच्चा कह रहा है नॉट विजिबल, बेटा रिफ्रेश कर लो एक बार दोबारा से। आई थिंक सभी मुझे परफेक्टली सुन पा रहे हैं। और जो है देखिए हमने जब अपना कोर्स शुरू किया था तो हमारा मिशन था कि हम लैंग्वेज को कुछ इस तरीके से सीखेंगे, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि हमें दोबारा लैंग्वेज को उस तरीके से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। मतलब हम भाषा को लेके इतना सेफ महसूस करें, इतना सिक्योर महसूस करें, और एक हमारा पॉजिटिव पॉइंट की तरह, पॉजिटिव एट्रीब्यूट की तरह जो है वो झलकना चाहिए हमारे एग्जामिनेशन में। और इसी मिशन के साथ इस बैच को स्टार्ट किया गया था। मकसद भी ये है कि अभी तक जो भी 2 क्लासेस हमने लगाई हैं उन 2 क्लासेस में आप 1 सेकंड, 1 मिनट भी ऐसा नहीं पाएंगे जहां पर मैंने आपसे कहा हो कि चलो आज इसको याद कर लेते हैं, आज इसको रट्टा मार लेते हैं कि ये 10 चीजें, ये 10 रूल, ये 20 रूल, ये 30 रूल आप याद करके आना। हमने सारी चीजें अभी तक लॉजिकली सीखे हैं। उन बच्चों से रिस्पॉन्स जानना चाहूंगा, वो बच्चे जो पहली दोनों क्लासेस में थे, मुझे एक बार बताइए क्या आप सभी को डिटर्मिनर का पहला कॉन्सेप्ट एवरी और ईच क्रिस्टल क्लियर है? वाई टाइप करके देंगे। क्या दूसरा कॉन्सेप्ट एनदर अदर क्रिस्टल क्लियर है? अगर है तो एक बार वाई टाइप करके दीजिए। मेरी कोशिश रहेगी कि आगे आने वाले समय में भी हर क्लास आपके अंदर वही क्लैरिटी जो है लेकर आए जो आपको पहले 2 कॉन्सेप्ट्स लेकर आ रहे हैं। शुरू में मैं जानबूझकर थोड़ा सा स्लो चल रहा हूं 6-7 दिनों तक, जिससे कि आप सारे जो है मेरी पेस समझ पाएं, साथ में इन्वॉल्व हो पाएं और जो है हम राइट डायरेक्शन में जाएं। क्लास में हम कंटेंट जरूर बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन यह भी मेक श्योर कर रहे हैं कि चाहे मेंस के लेवल तक, चाहे किसी भी लेवल तक जो हाईएस्ट चीज जो है पूछी जा सकती है वो हम जो है इसमें कवर करें। उसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं होना चाहिए। चलिए चलिए इसके असाइनमेंट शीट के बारे में मैं आपको बता देता हूं। इसकी जो असाइनमेंट शीट है, हम जब इसका डाउट क्लास लगाएंगे तो जब हम डिटरमिनर्स चैप्टर पूरा कर लेंगे तो जितनी भी असाइनमेंट शीट्स मैंने आपको दी हैं सारी हम सीरियल वाइज जो है वो कवर करेंगे। अगर आपके अभी कुछ डाउट्स हैं तो वो आप संभाल कर रख सकते हैं। लास्ट डे बीच में तोड़ तोड़ कर करेंगे तो फ्लो नहीं बनेगा। स्टार्ट करते हैं आज के क्लास में। हम एक ऐसे डिटर्मिनर के बारे में बात करने जा रहे हैं जिस डिटर्मिनर से आपने बहुत सारे सवाल प्रीवियस एग्जाम में देखे होंगे, और प्रीवियस एग्जामिनेशन में देखे तो होंगे ही, साथ में आप कंसिस्टेंटली जब भी कुछ पढ़ते होंगे ये चारों पांचों डिटर्मिनर जो है वो आपको देखने के लिए मिलते होंगे। एक बच्चे का सवाल है सर डिटर्मिनर के नोट्स। आपने शायद मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना था। पिछली बार मैंने आपसे कहा था कि जब चैप्टर कंप्लीट होगा तब मैं आपको हैंड रिटन नोट्स दूंगा, जब चैप्टर कंप्लीट होगा। उससे पहले आपकी जिम्मेदारी है, आप खुद अपने नोट्स बनाइए और खुद जो है उसको क्रिएट करिए। खुद की बनाई हुई चीज में अलग बात होती है, वो रेफरेंस के तौर पर आप यूज कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है दूसरे के नोट से पढ़ सकते हैं तो भी आप कर सकते हैं। चलिए पहला जो कॉन्सेप्ट हमारा अब स्टार्ट करेंगे, आज बात करने वाले हैं किसके बारे में? ये 4 ऐसे वर्ड्स हैं जिनको लेकर बेसिक से एडवांस क्वेश्चन पूछा ही जाता है। चाहे आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, आपको ये 4 वर्ड्स
प्री लेवल पर, और अगर मेंस लेवल पे आपके एग्जामिनेशन में इंग्लिश आती है तो वहां पर भी आपको ये शब्द देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें बेसिक इंग्रेडिएंट भी शामिल है, कुछ बेसिक चीजें भी शामिल हैं, लेकिन अगर एग्जामिनर का मूड आया कि भैया मुझे एडवांस क्वेश्चन ही देना है, तो एडवांस क्वेश्चन भी आपको इसी टॉपिक से बनाकर देगा। स्टार्ट करेंगे कहां से? जीरो से स्टार्ट करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे? जीरो से, जो है बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक लेके चलते हैं। चलिए सारे रेडी हो? एक बार आर टाइप कर दीजिए इफ ऑल ऑफ यू आर रेडी। लेट अस स्टार्ट दिस वंडरफुल क्लास राइट अवे। चलिए सबसे पहले बेसिक समझते हैं। देखो ये आपने भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, लेकिन एक बार जीरो से कर रहे हैं तो शुरू करते हैं। देखो ये जो दिस वर्ड है, ये जो दैट वर्ड है, ये जो दीज वर्ड है, और ये जो दोज वर्ड है, ये जो चारों शब्द आपको दिख रहे हैं, इनके बेसिक फंडामेंटल्स क्या कहते हैं? बेसिक चीज ये है, किताब कहती है कि दिस जो है आप यूज करिएगा किस नाउन के लिए? सिंगुलर नाउन के लिए यूज करिएगा। दैट जो है वो भी आप यूज करिएगा सिंगुलर नाउन के लिए। जो दीज है वो आप यूज करिएगा प्लूरल नाउन्स के लिए, और दोज जो है वो भी आप यूज करिएगा प्लूरल नाउन्स के लिए। ठीक है, ये बेसिक फंडामेंटल्स हैं, बेसिक प्रिंसिपल है कि दिस और दैट आप यूज करते हैं किसके लिए? सिंगुलर नाउन्स के लिए, और दीज और दोज आप यूज करते हैं किसके लिए? प्लूरल नाउन्स के लिए। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। मास्टर जीतू भाई तू क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहा है बेटा? पढ़ ले कहीं जाकर। क्यों परेशान हो रहा है? क्यों परेशान हो रहा है? कर तो नहीं रहा, क्यों परेशान हो रहा है? क्यों इतनी टेंशन लेनी? ऐसी जिंदगी में क्या आपदा आ गई है कि ये काम करने की नौबत आ रही है? पढ़ बेटा, अगर अगर लर्निंग चाहिए ना तो पढ़, इस क्लास में पढ़, बहुत कुछ सीखेगा और शायद ये करना बंद कर देगा। फोकस कर क्लास पे एक बार, ठीक है? फोकस करेगा ना तो बहुत आगे जाएगा। जिसके भी कहने पर आया है, आराम से शांति से बैठ, सुन, शायद तेरी किस्मत बदल जाए, शायद कुछ दिन लगाने के बाद थोड़ी सी किस्मत जो है शायद तेरी बदल जाए। पढ़ ले जरा एक बार, ठीक है? एक बार चैट प्राइवेट करते हैं, ठीक है? पढ़ते हैं, अपना अपना पढ़ते हैं, फोकस करते हैं एक बार। चलो लेट अस प्राइवेट दिस चैट। आपको जो पूछना है वो आप पूछ सकते हैं। दिस, दैट, दीज और दोस। क्लियर है? अब चलो समझो जरा इस बात को। दिस सिंगुलर चीज के लिए, दैट जो है वो सिंगुलर चीज के लिए। अब ये दोनों अगर सिंगुलर चीज के लिए तो इनमें आपस में डिफरेंसेस क्या हैं? तो समझना डिफरेंसेस क्या हैं। डिफरेंसेस क्या हैं ये समझिए। दिस जो है वो हम पास की चीजों के लिए यूज करते हैं, ठीक है? अभी आपको ये बहुत बेसिक चीज लग रही होगी, लेकिन इसी बेसिक में इतनी गहराई वाला कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है ना कि अगर मैं आपके सामने वो डायरेक्ट क्वेश्चन लिख दूं ना, 99% बच्चे सॉल्व नहीं कर पाएंगे उसको। तो समझो, दिस पास वाली चीज के लिए यूज करते हैं, दैट जो है वो दूर वाली चीज के लिए यूज करते हैं, दीज जो है वो पास वाली चीज के लिए यूज करते हैं, और दोज जो है वो भी दूर वाली चीज के लिए यूज करते हैं। ये जो है हमें क्लैरिटी रहनी चाहिए। ये हमें क्या रहनी चाहिए? क्लैरिटी रहनी चाहिए। कैसे? दिस, दैट, दीज, दोस का इस्तेमाल करता है। बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। मान लो जैसे हम तीसरी चौथी क्लास में हैं, तो तीसरी चौथी क्लास में जब दिस, दैट, दीज, दोस पढ़ाया जाएगा तो सबसे पहले यही बात बताई जाएगी कि ये सिंगुलर पास वाले के लिए, ये सिंगुलर दूर वाले के लिए, ये प्लूरल पास वाले के लिए, ये प्लूरल दूर वाले के लिए। इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। मान लीजिए मेरे हाथ में जो है ये एक मार्कर है, ठीक है? ये कहां पर है? मेरे पास में है। तो मैं क्या बोलूंगा इसके लिए? दिस इज माई मार्कर। क्या बोलूंगा? दिस इज माई मार्कर। मैं दिस क्यों बोल रहा हूं? दो कारण है दिस बोलने के। पहला कारण है कि ये मार्कर जो है वो सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है। दूसरा कारण है कि मार्कर जो है वो क्या है? मेरे हाथ में है, तो इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं? दिस बोल रहा हूं। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इमेजिन करो सिचुएशन कि ये एक मार्कर आपके हाथ में, आप जहां से भी क्लास लगा रहे हो ना, वहां पर आपके हाथ में एक पेन है या मार्कर है। तो अब आपके हाथ में अगर एक पेन है तो मैं क्या बोलूंगा? दैट इज योर पेन। क्या बोलूंगा? दैट इज योर पेन। दैट क्यों बोल रहा हूं? दो कारण है। पहला, आपके हाथ में एक पेन जो है वो सिंगुलर है, राइट? और दूसरा कि आप मेरे पास नहीं हो, आप मेरे से दूर बैठे हुए हो, इसीलिए क्या बोलूंगा? दैट इज योर पेन। क्लियर है? उसी तरह से मान लीजिए ये जो पेन है ये एक की जगह दो हो जाए। कितने पेन हो जाए? दो हो जाए। अब ये कितने हैं? दो हैं, प्लूरल है। कैसे हैं? दो हैं, प्लूरल है। क्या बोलूंगा? दीज आर माई पेन। क्या बोलूंगा? दीज आर माई पेन। क्यों दीज बोल रहा हूं? पहली बात प्लूरल है, दूसरी बात क्या? पास है। क्लियर है?
अब वहीं आपके हाथ में अगर 2 पेन हो तो क्या बोलेंगे? दोस आर योर पेन। क्यों दोस बोल रहा हूं? प्लूरल है और क्या है? दूर है। क्लियर है? बिल्कुल सुनने में ये कॉन्सेप्ट इतना सुहावना लगता है कि इससे आसान चीज कोई है ही नहीं, लेकिन एग्जाम में जब सवाल आ जाता है ना, सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। प्रॉब्लम क्या है कि ये बात सुनने में अच्छी लग रही है कि दूर के लिए ये, पास के लिए। सवाल है, एग्जामिनर एग्जामिनेशन में कैसे बताएगा कोई चीज मैं पास की बात कर रहा हूं, दूर की बात कर रहा हूं? क्या वो कान में आके बताएगा, अरे मैं तो पास की बात कर रहा था, अरे मैं तो दूर की बात कर रहा था? तो इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को जब हम एग्जाम में उतारेंगे ना, तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। लेकिन सबसे पहले हम बेसिक चीजों से समझते हैं। बिल्कुल जीरो लेवल के क्वेश्चन को देखते हैं, लेवल 1 के इनफैक्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मान लीजिए सिर्फ सिंगुलैरिटी और प्लूरैलिटी पे सवाल आ जाए, तो मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, दीज आर फेक। क्या लिखा मैंने? दीज आर फेक न्यूज। क्या लिखा? दीज आर फेक न्यूज। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा, दिस इज स्ट्रे कैटल। दिस इज स्ट्रे कैटल। ठीक है, मैंने 2 बिल्कुल बेसिक सेंटेंसेस लिखे हैं, दीज आर फेक न्यूज, दिस इज स्ट्रे कैटल। अगर आपने थोड़ा सा नाउन पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो हम आगे पढ़ेंगे। ये जो न्यूज शब्द है ना, ये देखने में प्लूरल लगता है, लेकिन होता ये सिंगुलर है। कैसा होता है? ये सिंगुलर होता है। उसी तरह से कैटल पशु को कहते हैं, दिखने में सिंगुलर लगता है, लेकिन ये होता प्लूरल है। तो अगर आप गौर से देखोगे तो आपको ये दोनों ही सेंटेंसेस गलत आएंगे, क्योंकि यहां पर हम सिंगुलर को रेफर कर रहे हैं। अगर सिंगुलर को रेफर कर रहे हैं तो हमें दिस दीज नहीं लगाना चाहिए था, हमें क्या लगाना चाहिए था? दिस लगाना चाहिए था। क्लियर है? और दिस लगा रहे हैं क्योंकि सिंगुलर है, तो यहां पर इज भी लगाना चाहिए था, और हमें लिखना चाहिए था दिस इज फेक न्यूज। क्या लिखना चाहिए था? दिस इज फेक न्यूज। उसी तरह से अगर यहां पर हम जाएं, हमें पता है कैटल जो है वो प्लूरल है, तो दिस तो प्लूरल के लिए लगता नहीं है, तो हमें यहां पर क्या लगाना चाहिए था? दीज लगाना चाहिए था। उसी तरह से अगर आप देखेंगे, यहां पर अगर हम दीज लगा रहे हैं तो हमें क्या लगाना चाहिए था? आर लिखना चाहिए था, और दीज आर स्ट्रे कैटल जो है वो हमारा राइट आंसर होता। बिल्कुल बेसिक सवाल है, बिल्कुल लेवल 1 का, लेकिन फिर भी प्री में पूछ लेंगे कभी कभी। तो इसीलिए आपको ध्यान रहना चाहिए कि जो सिंगुलैरिटी और प्लूरैलिटी है वो किस तरीके से यूज होती है दिस और दीज में। आपके सामने मैं 2 सेंटेंसेस और लिखूंगा, दोनों ही प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं। एक आईबीपीएस का एसओ एग्जामिनेशन होता है, उसमें एएफओ का भी एग्जाम होता है, उसमें सारे, उसमें एक प्री एग्जामिनेशन में पूछा गया था, एक आईबीपीएस के पीओ एग्जामिनेशन के प्री में पूछा गया था। दोनों को टैकल करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके का लेवल 1 का क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिलेगा, फिर लेवल 2 पर बढ़ेंगे। अब देखो लेवल 1 पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा। सवाल कुछ इस तरीके का था, most of the employees work in spite of the fact that they have no passion for it, yet these people have to secure their livelihood. अभी देखो इतना बड़ा सेंटेंस जो है एग्जाम में पूछा गया,
इतनी बड़ा सेंटेंस लिख के दे रहे हैं, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार पता नहीं हम क्या ही जो है समझने की कोशिश कर रहे हैं, कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके हार्ट पे एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट लाया करता है। कहा जा रहा है मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज वर्क इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, बहुत सारे जो कर्मचारी हैं वो काम करते हैं इस बात के बावजूद भी कि उन्हें अपने काम को लेकर कोई भी पैशन नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग जो हैं इन्हें अपना क्या करना होता है, सर्व देयर लाइवलीहुड, इन्हें अपना लाइवलीहुड भी सिक्योर करना पड़ता है, अपना जीवन यापन भी करना पड़ता है। सब कुछ बढ़िया है, लेकिन एक बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम जो है वो हमें नजर आ रही है। हम जानते हैं पीपल जो है वो प्लूरल चीज को रेफर करता है, मार्कर नहीं है यहां पर, पीपल जो है वो प्लूरल चीज को रेफर करता है, और अगर प्लूरल चीज को रेफर करता है तो यहां पर हम दिस नहीं लगा पाएंगे, यहां पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, दीज लिखना पड़ेगा। तो आपको देखो कॉन्सेप्ट आसान है, तो एग्जामिनर क्या करेगा, आपको बड़े सेंटेंस देने की कोशिश करेगा, और बड़े सेंटेंस देने की कोशिश करके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। आप जब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो आपका मकसद ऑब्वियसली बात है इसका ट्रांसलेशन करके देखना चाहिए, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। एक और मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, यह भी प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ सेंटेंस है। चलिए, ये क्वेश्चन जो है, हाँ दैट भी था बट उसके आगे तो दे लगा हुआ था ना। यहां पर देखो जरा, जब आप इस सेंटेंस को देखोगे, दीज काइंड ऑफ फ्लावर्स आर फाउंड इन डेजर्ट एरियाज, दीज काइंड ऑफ फ्लावर्स आर फाउंड इन डेजर्ट एरियाज। अब देखो समझना, ये जो काइंड वर्ड है ना, इसको हिंदी में कहते हैं प्रकार। तो जो कहने वाला है वो ये कह रहा है इस प्रकार के फ्लावर्स जो हैं वो कहां मिलते हैं, डेजर्ट एरियाज में मिलते हैं। या तो वो एक प्रकार के फ्लावर्स की बात कर रहा है, या फिर वो कई प्रकार के फ्लावर्स की बात कर रहा है। अगर वो एक प्रकार के फ्लावर की बात कर रहा है तो उसको दिस लगाना चाहिए था, और दिस के बाद क्या लिखना चाहिए था, काइंड लिखना चाहिए था। क्या लिखना चाहिए था, काइंड लिखना चाहिए था। अगर वो कई प्रकार के फ्लावर्स की बात कर रहा है तो उसको दीज लगाना चाहिए था, और दीज लगाना चाहिए था, साथ में क्या लिखना पड़ता, काइंड्स लिखना चाहिए था, क्योंकि अगर वो दीज लगा रहा है तो प्रकार एक से ज्यादा बता रहा होगा, और अगर एक से ज्यादा बता रहा है तो काइंड नहीं होगा, काइंड्स होगा। ठीक है, एग्जामिनेशन में मैंने नोटिस किया है कि पिछले कुछ सालों में सेम ही पैटर्न का सवाल बार बार आया, बस डिफरेंस क्या करते हैं, वो डिफरेंस ये करते हैं कि वर्ड चेंज कर देते हैं। जैसे यहां पर आप देख रहे हो काइंड वर्ड लिखा हुआ है, काइंड का मतलब क्या होता है, प्रकार होता है। उसी तरह से कभी काइंड वर्ड नहीं देंगे, आपको टाइप वर्ड दे देंगे, दिस टाइप ऑफ, टाइप का मतलब भी प्रकार होता है। कभी टाइप बच्चा आसानी से समझ लेगा तो एक नया वर्ड दे देंगे, वर्ड है शॉर्ट, शॉर्ट का भी मतलब प्रकार होता है। उसी तरह से शॉर्ट से भी काम नहीं चलेगा, तो एक वर्ड आपने जरूर सुना होगा, वैरायटी। वैरायटी का भी मतलब क्या होता है, प्रकार होता है। देखो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो शब्द ये कुछ भी यूज कर ले, आपको पता है कि आप हिलोगे नहीं। अगर आप कोई किताब खोलोगे तो किताब में एक रूल दिया होता है, रूल है कि दीज के बाद काइंड नहीं लगता, काइंड्स लगता है। अरे भैया कोई रूल है ये, दीज के बाद काइंड लगेगा कैसे, काइंड लग ही नहीं सकता, वो तो सिंगुलर है ना, प्लूरल ही तो लगेगा ना। तो इसीलिए आप रूल की तरह याद ना करें, चीजों को लॉजिकली समझें और जो है फिर इसको करें आंसर, तब जाके आपको फायदा होगा। मैं आपको इसी कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए कुछ सवाल जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, देखने के लिए मिले हैं, वो आपके सामने रख रहा हूं। जरा गौर से देखिएगा और इनको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ये देखिए सारे के सारे सवाल एक ही मतलब एक ही साल के एग्जाम से उठाए हुए हैं। आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या बात जो है यहां पर कर रहा हूं। क्या हम ये चारों सेंटेंसेस 40 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, यस और नो? कैन वी सॉल्व ऑल दीज 4 सेंटेंसेस विद इन 40 सेकेंड्स? 100% कर सकते हैं ये सारे ही। एक क्वेश्चन एसओ के एग्जाम का है, एक एसबीआई के प्री एग्जामिनेशन का है, पीओ का,
एक आपका आईबीपीएस के प्री एग्जामिनेशन का है, लेकिन ये सारे ही एक तरीके के सवाल हैं अगर आप देखोगे। और आप मान लीजिए हम इस कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ रहे होते, एक बहुत बड़े ज्ञान की बात है, समझना इस बात को। मान लो हम इस कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ रहे होते, मान लो हम एरर डिटेक्शन खेल रहे होते, जब आप इन सेंटेंसेस को पढ़ते तो पहली क्या चीज है जो आपके दिमाग में आती? मैं आपको बताता हूं क्या आती। लेंथ। अरे यार ये क्या लिखा हुआ है इतना बड़ा, पढ़ के देखते हैं, मतलब निकाल के देखते हैं। Those type of people who constantly criticize others without offering any solution usually hinder progress more than they help it। आ रहा है थोड़ा 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 थोड़ा, समझ में नहीं आ रहा। ये एक स्टूडेंट का माइंडसेट होता है, जबकि माइंडसेट क्या होना चाहिए? पढ़ के देखता हूं, बाज की नजर से देखता हूं, those type of people, क्या कुछ गड़बड़ है इसमें? यार टाइप नहीं आ सकता, टाइप्स आएगा, दोष लगा हुआ है। इस अप्रोच से हमें पढ़ना चाहिए। हमें इन्वेस्टिगेट करते हुए सेंटेंस को आगे बढ़ना है, ना कि हिंदी निकालते हुए। हिंदी तो ऑटोमेटिकली दिमाग में निकल ही रही है ना, वो इन्वेस्टिगेशन मिस हो गया। आप देखोगे मीनिंग के आधार पर सही है, एग्जाम में बहुत सेंटेंस आएंगे जो मीनिंग के आधार पर सही होंगे, टेक्निकली गलत होंगे। यहां पर दोष टाइप नहीं होना चाहिए मेरे भाई, क्या होना चाहिए? दोष टाइप्स होना चाहिए। इसमें तो किसी को कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। आई थिंक सभी को क्लियर होगा। उसी तरह से अगर आप देखेंगे यहां पर दीज काइंड नहीं होना चाहिए, दीज काइंड्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दीज काइंड्स जो है वो आपका राइट आंसर होना चाहिए। उसी तरह से आप देखेंगे यहां पर दीज सॉर्ट नहीं होना चाहिए, दीज सॉर्ट्स होना चाहिए। ये भी बहुत सिंपल है। उसी तरह से यहां पर दोज वैरायटी नहीं होना चाहिए, दोज वैरायटीज होना चाहिए। ये अगर आप सही मायने में देखोगे तो दीज आर हलवा सवाल। ये हलवा सवाल है, इनमें कुछ है ही नहीं कि इनमें समय भी बिताया जाए। आई होप लेवल 1 के कॉन्सेप्ट्स आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगे। अगर क्रिस्टल क्लियर है, एक बार मुझे CL जो है कमेंट सेक्शन में टाइप करके दीजिए। क्लियर है? सभी को क्लियर है? एकदम एकदम क्लियर है। चलो अब असली दिक्कत देखो, किताबी ज्ञान की बात करें या कहीं आपने अगर पास में पढ़ा है तो ज्ञान जो दिस दैट दीज दोस्त का है ना, यहीं तक सीमित होता है। यहीं से कहानी शुरू होती है और यहीं से कहानी खत्म कर देते हैं। लेकिन हम कहानी को यहां पर खत्म नहीं करेंगे, हम जाएंगे जहां पर हमारा एग्जामिनेशन असली में जाता है और उस बात को समझेंगे। देखो हमने सिंगुलैरिटी प्लूरैलिटी की तो बात कर ली, लेकिन एक बात नहीं करी अभी तक, दूर पास, दूर पास। हमें नहीं पता कैसे। देखो समझना ध्यान से, मैं 2 एग्जाम के आए हुए सवाल लिख रहा हूं, गौर से पढ़िएगा। इट इज देखो जब मैं पढ़ाता हूं, वैष्णवी का सवाल है दोस्त दीज में क्यों नहीं बदलेगा। अरे भाई अभी हम बात सिर्फ सिंगुलैरिटी प्लूरैलिटी कर रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं, एक सवाल आ रहा है उसको आप भी समझ लो अच्छे से। एक सवाल ये आ सकता है कि दोज है उसको दीज क्यों नहीं करेंगे, दीज भी तो कर सकते हैं। लेकिन सवाल है कि दीज करके सही हो जाएगा? नहीं होगा, टाइप तो फिर भी एरर वहीं रहेगा। मैंने आपसे क्या कहा है कि आप एरर में, आप सेंटेंस में गलती सही करते हो। इसमें गलती क्या है? इसमें गलती दोस्त की है या टाइप की है? टाइप की गलती है ना। दोस्त तो सही लगा है, गलत ये टाइप कर रहा है इसको। तो यहां पर टाइप्स करेंगे। अगर मैं इसको दीज कर दूंगा तो टाइप तो अभी भी वैसा का वैसा ही रहा, कोई फर्क नहीं आया। और अगर मैं दीज टाइप्स करूंगा तो मैं पूरा ही मीनिंग भी चेंज कर रहा हूं सेंटेंस का। और हमारा मकसद यहां पर गलती सही करना है। क्लियर है? अब जरा इस क्वेश्चन को देखो, एक बार समझना। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, असली जंग यहां से शुरू होगी। जो नए बच्चे हैं वो समझें। मैं सेंटेंस पढ़ देता हूं आपके लिए। इट इज योर चॉइस टू बिकम एन ऑप्टिमिस्ट और अ पेसिमिस्ट। दिस इज कंस्ट्रक्टिव एंड दैट इज डिस्ट्रक्टिव। क्या कहा जा रहा है? ये आपकी चॉइस है कि आप क्या बनते हैं। आप ऑप्टिमिस्ट बनते हैं या फिर पेसिमिस्ट बनते हैं। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी, ठीक है। पेसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी।
कहा जा रहा है ये आपकी चॉइस है कि आप आशावादी बनते हैं या निराशावादी बनते हैं। यह अगर आप बनेंगे तो ये तो कंस्ट्रक्टिव है। कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है? इससे आपका विकास होगा, इससे आपका विकास होगा। और अगर आप वह बनते हैं, अगर आप क्या बनते हैं? वह बनते हैं, तो ये क्या है? डिस्ट्रक्टिव है। डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है? इससे आपका विनाश होगा। ठीक है, अब हमें ये सेंटेंस पढ़ने में एकदम सही लग रहा है, कोई भी हमें दिक्कत नहीं लग रही, एकदम एक्यूरेट लग रहा है। अब हमने जो ज्ञान सीखा था, दिस पास वाले के लिए, दैट दूर वाले के लिए, लगा के देखो, इस ज्ञान को लगा ही नहीं पाओगे क्योंकि तुमने इसको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखा नहीं। समझना, बहुत ध्यान से सुनना। देखो क्या कह रहा है, तुम्हारी चॉइस है कि तुम क्या बनते हो, आशावादी बनते हो या निराशावादी बनते हो। यह तो कंस्ट्रक्टिव होता है, यानी इसमें तो तुम्हारा विकास होता है। मतलब क्या है इसका कि ये जो लिखा है ना, ये जो दिस लिखा है इन्होंने, इस दिस का मतलब क्या होगा? इससे तो आपका विकास होता है। किससे विकास होता है? इससे होता होगा या इससे होता होगा? इससे आपका विकास होता है। तो विकास किससे होता है? दिस इज कंस्ट्रक्टिव। और उससे आपका क्या होता है? विनाश होता है। अब हमें समझ नहीं आ रहा, हमें क्लियर होना चाहिए, ये जो दिस लगा है या तो ऑप्टिमिस्ट के लिए लगा होगा या पेसिमिस्ट के लिए लगा होगा। क्लियर है? जिसका मतलब या तो ऑप्टिमिस्ट होगा, या तो ऑप्टिमिस्ट होने से विकास होता होगा या पेसिमिस्ट होने से विकास होता होगा। ऑप्टिमिस्ट का मतलब आशावादी होता है, पेसिमिस्ट का मतलब निराशावादी होता है। अब अगर हम समझें कि यहां पर ये लगा किसके लिए, हमें पता है, कॉमन सेंस लगाइएगा, विकास आपका किससे होगा? आशावादी होने से होगा। और विनाश आपका किससे होगा? निराशावादी होने से होगा। किससे होगा? निराशावादी होने से होगा। समझो, जरा गौर से देखना, यहां पर इन्होंने दिस लगाया, दिस किसके लिए लगता है? पास वाली चीज के लिए। दिस के पास में क्या है? पेसिमिस्ट। क्या यार, दिस के पास में क्या है? पेसिमिस्ट है। यानी ये जो दिस लगा हुआ है ना, ये जो दिस लगा है, ये पेसिमिस्ट के लिए लगा हुआ है। अब देखो, दैट इज डिस्ट्रक्टिव। दैट के दूर क्या है? 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 दैट के दूर क्या है? ये है दैट के दूर। दैट किसके लिए लगता है? फार के लिए लगता है। तो दैट के फार क्या है? ऑप्टिमिस्ट है। यानी ये जो दैट लगा है, ये ऑप्टिमिस्ट के लिए लगा है। अब आप दिस की जगह पेसिमिस्ट लगा के देखो और दैट की जगह ऑप्टिमिस्ट लगाकर देखो। आप मुझे बताओ, क्या ये सेंटेंस आपको सही लग रहा है? क्या ये सेंटेंस आपको सही लग रहा है? जरा मुझे बताइए, क्या आपको ये सेंटेंस सही लग रहा है अभी? हेलो, हमें पता है लॉजिक पे ये सेंटेंस खरा नहीं उतरता। ये सेंटेंस जो है लॉजिकल है ही नहीं, इसमें गड़बड़ हो चुकी है मेरे भाई। अगर हम कहते हैं दिस इज कंस्ट्रक्टिव, मतलब क्या निराशावादी होने से हमारा विकास होगा और क्या आशावादी होने से हमारा विनाश होगा? सेंटेंस मीनिंग पर झूल खा गया, गड़बड़ हो गया, और यहीं पर आपके एग्जामिनेशन में सवाल आना शुरू होगा। अगर अच्छा सवाल आएगा, कैसे सही करेंगे? कई तरीके हैं इसको सही करने के, लेकिन जो तरीका आपने नहीं आजमाना वो मैं बताता हूं। आप में से बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, एक काम करते हैं सर, इस दिस की जगह दैट लगा देते हैं और इस दैट की जगह दिस लगा देंगे तो सेंटेंस सही हो जाएगा। मान लो जैसे मैंने यहां पर दैट लगा दिया तो सेंटेंस सही हो जाएगा। दैट इज कंस्ट्रक्टिव, दैट मतलब उसके लिए लगाए। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। आपको क्या करना है समझो, आपके पास दो ऑप्शन होंगे। पहला तरीका क्या है, आप क्या कर सकते हैं, ये जो ऑप्टिमिस्ट लिखा है इसकी जगह आप पेसिमिस्ट लिख दीजिए। पहले लिख दीजिए पेसिमिस्ट और फिर लिख दीजिए ऑप्टिमिस्ट। पहले लिख दीजिए पेसिमिस्ट और फिर लिख दीजिए ऑप्टिमिस्ट। मान लो अगर आपने यहां पेसिमिस्ट लिख दिया और यहां ऑप्टिमिस्ट लिख दिया तो ये दिस किसके लिए लगा है? पास वाले के लिए, यानी ऑप्टिमिस्ट के लिए। तो अब ऑप्टिमिस्ट होना तो विकास वाली बात है, सही है। और दैट किसके लिए लगा है? दूर वाले के लिए। और पेसिमिस्ट होना विनाश वाली बात है, सही है। तो पहला तरीका आपका सेंटेंस करने का सही ये है। एक और तरीका भी है। दूसरा तरीका यह है कि आप क्या कर सकते हैं, इस डिस्ट्रक्टिव की जगह कंस्ट्रक्टिव कर दो और इस कंस्ट्रक्टिव की जगह डिस्ट्रक्टिव कर दो। जब आप कंस्ट्रक्टिव की जगह डिस्ट्रक्टिव करोगे तो दिस का मतलब पेसिमिस्ट है, पेसिमिस्ट होना डिस्ट्रक्टिव होगा, सही है। और ऑप्टिमिस्ट होना, पेसिमिस्ट होना क्या होगा? बिल्कुल, अगर हम इसको कर देंगे डिस्ट्रक्टिव तो पेसिमिस्ट होना डिस्ट्रक्टिव होगा और ऑप्टिमिस्ट होना कंस्ट्रक्टिव होगा। अगर हम इसको रिप्लेस करें तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव को भी जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं। सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।
आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एग्जामिनेशन में मैंने ये क्वेश्चन 6 बार आते देखा है पास में इसी तरीके का, लेकिन हर बार जो एरर हमसे पूछा जा रहा है वो ये वाला पूछा जा रहा है, यानी इसको चेंज करने के लिए कहा जा रहा है, इसको चेंज करने के लिए नहीं कहा जा रहा। लेकिन आपको दोनों जो है वो पता होने चाहिए, दोनों आपको पता होने चाहिए। अब एक बच्चे का सवाल है कि सर दिस और दैट को क्यों नहीं चेंज कर सकते? आमतौर पर जब हम भाषा में यूज करते हैं दिस और दैट का, और हमें दोनों चीजें बोलनी है एक ही सेंटेंस में, तो पहले हमेशा दिस बोला जाता है और फिर दैट बोला जाता है। इसीलिए हम पहले दैट नहीं लिख पाएंगे और बाद में दिस नहीं लिख पाएंगे। आपको इतने कंफ्यूजन में जाना ही नहीं है। आपके पास दो तरीके हैं सॉल्व करने के, या तो उसको रिप्लेस कर दो या उसको रिप्लेस कर दो। ये कॉन्सेप्ट एक बार में पूरी तरह से दिमाग में नहीं आता, इसीलिए मैं दूसरा सेंटेंस लिख रहा हूं। आपको अपना खुद का दिमाग लगाना है और पूरे क्रिएटिव तरीके से बिना हिंदी करे लॉजिक देखना है, समझना है। ये जो लिखने जा रहा हूं ये भी प्रीवियस ईयर का ही सवाल है, एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। बोथ जापान एंड फ्रांस आर developed countries. This lies in Asia and that lies in Europe. आप जरा खुद पढ़िए एक बार, और कोई रूल रेक्टिफिकेशन नहीं, सिर्फ प्योर लॉजिक, और मुझे बताइए क्या ये सेंटेंस आपको सही दिख रहा है? बोथ जापान एंड फ्रांस आर डेवलप्ड कंट्रीज, दिस लाइज इन एशिया एंड दैट लाइज इन यूरोप। क्या ये सही है? लॉजिक लगाइए, कुछ याद नहीं करना, सीधा प्योर लॉजिक। आप 100% कह पाएंगे कि सर आपने ये सेंटेंस जो है वो गलत लिख दिया है, और एग्जामिनर ने भी जब एग्जाम में दिया था तो गलत ही लिखा था। हमें पता है बोथ जापान एंड फ्रांस आर डेवलप्ड कंट्रीज, यहां पर दिस लगा है तो या तो जापान के लिए होगा या फ्रांस के लिए होगा। अगर हम तो थोड़ा गौर करें तो दिस के पास में हमें क्या दिख रहा है? फ्रांस दिख रहा है, यानी दिस जो है वो फ्रांस के लिए लगा हुआ है, हाँ है ना। और जो दैट है उसके दूर क्या लगा हुआ है? जापान लिखा हुआ है, यानी दैट जापान के लिए लगा है। तो अगर हम कहें फ्रांस लाइज इन एशिया एंड जापान लाइज इन यूरोप, तो ये सेंटेंस 100% जो है रॉन्ग है। सही करने के वही दो तरीके हैं। पहला, आप बोथ जापान एंड फ्रांस की जगह बोथ फ्रांस एंड जापान कर देंगे, सेंटेंस आपका अपने आप ही सही हो जाएगा, दिस और दैट एकदम सही हो जाएगा। नहीं तो आप एशिया और यूरोप को भी चेंज कर सकते हैं और सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, जैसे ही आप एशिया की जगह यूरोप और यूरोप की जगह एशिया लिखेंगे। आई होप अब क्रिस्टल क्लियर होने लगा होगा। एक और सेंटेंस मैं लिख रहा हूं, यह भी एग्जामिनेशन में पूछा गया था, एफसीआई का एग्जाम होता है, उसमें इस सवाल को देखा गया था। सवाल क्या है मैं आपको बताता हूं। सवाल यह था, choose to become a doctor or an engineer. This deals in medicine and that deals in मशीन्स। क्लियर है? जरा मुझे बताइए, ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है, चूज टू बिकम a doctor or an engineer, this deals in medicine and that deals in machine। अब हमारा नजर जो है ना हिंदी करने वाला नहीं रहा, अब हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया है। अब हम इसको हिंदी से नहीं देख रहे, हिंदी कर रहे हैं लेकिन मतलब निकालने के लिए कर रहे हैं, आंसर देने के लिए कॉन्सेप्ट का पावर यूज कर रहे हैं। हमें पता है कि अगर कोई कह रहा है कि आप चूज कर सकते हैं, आपको डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, तो डॉक्टर और इंजीनियर ये लिखा है, दिस क्या है? इंजीनियर के लिए लगा, यानी दिस का मतलब क्या हो गया? इंजीनियर हो गया। दैट का मतलब क्या हो गया? डॉक्टर हो गया। तो इंजीनियर तो मेडिसिन में डील नहीं करता और डॉक्टर मशीन्स में डील नहीं करता। सेंटेंस क्या है? रॉन्ग है। राइट आंसर आपको पता है, या तो इंजीनियर और डॉक्टर को रिप्लेस कर दीजिए, नहीं तो मशीन और मेडिसिन को जो है आप रिप्लेस कर देंगे, आपका राइट आंसर बन जाएगा। क्या आप सभी को यह कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर है? अगर क्लियर है तो मैं आपको प्रीवियस ईयर के जो रिसेंटली 2 साल में सवाल पूछे गए हैं उनके सामने लेकर जाऊंगा, आंसर करने की कोशिश करिएगा। चलिए, आई होप सभी को क्लियर होगा। लेट अस मूव टू द
क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में यहां से पूछा गया है। चलिए, ये रहा सवाल, पढ़िएगा जरा। इसके लिए थोड़ा सा आपको पॉलिटिक्स की नॉलेज की भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं एक बार। अभी हाल फिलहाल में ही पूछा हुआ सवाल है ये। आजा भाई, चलो पढ़ो एक बार, इसको खुद ही पढ़ो और बताओ। 100% गलत है ये, है ना? 100% गलत है अगर हम थोड़ा सा लॉजिक लगा रहे हैं। और अब आपको यह भी समझ आ रहा होगा कि मैं आपसे क्यों कह रहा था कि जब भी एग्जाम में सवाल आ रहा है तो इसी को रिप्लेस करने की बात हो रही है। देखिए, पढ़िए क्या कहा जा रहा है। बोथ अमेरिका एंड चाइना आर पावरफुल कंट्रीज। अमेरिका और चाइना दोनों पावरफुल कंट्रीज हैं। दिस बिलीव्स इन सोशलिज्म। यह जो है सोशलिज्म में बिलीव करता है। तो दिस का मतलब यहां पर दिस के पास क्या है? चाइना है, तो दिस का मतलब चाइना हो गया। एंड दैट का मतलब क्या है? अमेरिका है। दैट बिलीव्स इन कैपिटलिज्म। अगर आपने थोड़ी सी पढ़ी हुई है, आपने इकोनॉमी पढ़ी है, बेसिक्स पढ़े हुए हैं, तो आपको पता होगा सोशलिज्म का मतलब समाजवाद होता है, कैपिटलिज्म का पूंजीवाद होता है। तो कैपिटल जो चाइना है वो कैपिटलिस्ट कंट्री है, वेयर जो अमेरिका है वो सोशलिस्ट कंट्री है। तो हमें पता है चाइना के लिए जो सोशलिज्म लगाया जा रहा है वो गलत है, और अमेरिका के लिए जो कैपिटलिज्म लगाया जा रहा है वो गलत है। अब देखो, मैं आपसे कह रहा था कि आप क्या नहीं कर पाओगे। आपके पास दो तरीके हैं करने के। एक तरीका है कि सोशलिज्म को कैपिटलिज्म से बदल लो। क्या इस सेंटेंस में ऐसा कर पाओगे आप? अगर इस सेंटेंस में आप ऐसा करोगे तो आप कह रहे हो कि सी में भी एरर है और डी में भी एरर है। एग्जाम में 2 पॉइंट्स पे तो एरर आएगा नहीं, एक ही ऑप्शन दिया होगा, तो आप वो नहीं कर पाओगे। उस केस में हमें पता है कि हमारे पास सेफेस्ट आंसर क्या है। बोथ अमेरिका एंड चाइना की जगह बोथ चाइना एंड अमेरिका कर दें, हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और पास में एग्जामिनेशन में जब भी ये पूछा जा रहा है, यही पार्ट में एरर बताया जा रहा है बार बार। क्लियर है? क्या कह रहे हैं? दिस के बाद प्लूरल है, समझा नहीं। कहां प्लूरल है बेटा? ये प्लूरल नहीं है, वर्ब का फॉर्म है। दिस सिंगुलर होता है, इसीलिए उसके बाद वर्ब के आगे एस और ईएस लगता है। दिस इज नॉट अ नाउन, दिस इज वर्ब है। ये क्रिया है बेटा। क्या है? ये क्रिया है, याद रखना। आई होप क्लियर होगा। क्लियर है? क्लियर है सभी को? ये एक क्वेश्चन और ट्राई करें। करें एक बार वाई टाइप करो, सारे आंसर करोगे। अगर उस क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर का ही सवाल है, वाई टाइप करो। अगर हम ट्राई कर सकते हैं अगला क्वेश्चन सेम ही कॉन्सेप्ट के साथ। चलो सारे ट्राई करेंगे। मुझे हर बच्चे से राइट आंसर चाहिए, एक भी बच्चा जो है गलत आंसर नहीं देगा। पढ़िए जरा। हिपोक्रिट का मतलब आपको पता होगा, नेगेटिव वर्ड होता है। नहीं पता तो बता देता हूं। सिंसियर का तो पता ही होगा, सुबह एडिटोरियल में डिस्कस कर रहा था, ईमानदार होता है बेसिकली। पढ़िए जरा, समय लीजिए, कोई जल्दी नहीं है, आराम से सॉल्व करिए। चलिए, हिपोक्रिट का मतलब क्या होता है? हिपोक्रिट एक ऐसा इंसान होता है जो दिखाता है, झूठा दिखावा करता है कि मैं तो बहुत नैतिकता के आधार पर सही हूं, लेकिन असली में क्या होता है? मन में झोल होता है उसके। तो हिपोक्रिट क्या है? एक नेगेटिव वर्ड है। और सिंसियर होना क्या है? एक पॉजिटिव वर्ड है। अब देखो क्या कहा जा रहा है कि आप या तो हिपोक्रिट हो सकते हैं या फिर एक सिंसियर पर्सन हो सकते हैं। अगर आप ये होंगे तो उससे आपका सुधार होगा। दिस का मतलब क्या है? कंस्ट्रक्टिव है। जिसका मतलब क्या है? कंस्ट्रक्टिव है। सोच लो जरा। यू कैन बी अ हिपोक्रेट और अ सिंसियर पर्सन बीइंग दिस इज कंस्ट्रक्टिव। दिस किसके लिए लगा हुआ है? सिंसियर के लिए लगा हुआ है, ठीक है। एंड बीइंग दैट किसके लिए लगा हुआ है? हिपोक्रेट के लिए लगा हुआ है। अब मुझे बताओ, अब तुम्हारे दिमाग की बत्ती जलने लगी, तुम फंस गए मेरे जाल में सारे के सारे। तभी कहता हूं कि एग्जाम में अटेंटिव रहा करो। हर चीज गलती ढूंढने वाली नहीं होती है। आपके एग्जामिनेशन में कुछ चीजें ऐसी आएंगी जो सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए दी गई हैं। अगर आप वहां पर गलत आंसर मार्क करके आए तो आपका काम तमाम हो जाएगा। मेरे पास डेटा है, डेटा कहता है कि हर एग्जाम में लगभग 8% क्वेश्चन जो हैं वो नो एरर कैटेगरी के आते हैं, या सिंपल भाषा में कहें तो ई ऑप्शन कैटेगरी से आते हैं। कहां से? ई। और हम तो इसे ऑप्शन मानते ही नहीं, हमें तो लगता है कि बस दया करके एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दे दिया
दिया है, हमने चूज तो इसी में से करना है, ये तो फालतू का ऑप्शन है। तो अगर आप मान लो ये 8 क्वेश्चन, 100 मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, 100 नंबर का पेपर है, 8 आप गलत करके आ रहे हो, फिर इसकी नेगेटिव मार्किंग, आप 10-11 नंबर पीछे जा रहे हो। सोचो कितना बड़ा इंपैक्ट आपके पेपर पर पड़ेगा। क्लियर है, बात समझ में आई? अब आप जानते हो कि अगर हम सिंसियर होंगे तो इससे हमारा विकास होगा, और अगर हम हिपोक्रेट होंगे, कोरोसिव का मतलब है जो हमें खराब करे, जो हमारा कोरोजन करे, तो हम क्या होंगे? खराब होंगे। नो एरर जो है ये सेंटेंस है। आई होप सभी को कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। मेरी क्लास में थोड़ा सा अटेंटिव रहा करो, जब भी मैं कुछ करने के लिए दूं तो सोच लिया करो इसमें कोई चाल होगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर चल रही होगी, तब पढ़ के आंसर दिया करो, एकदम मत दिया करो। क्लियर है? आई होप सभी को क्लियर होगा। ठीक है, तो बस यही करना है, दिस दैट आंसर हो जाएगा। दिस इज आवर लेवल 2, ये हमारा लेवल 2 का जो है कॉन्सेप्ट है। अब हम लेवल 3 पे आ रहे हैं। ये लेवल 3 का कॉन्सेप्ट भी आपको एग्जामिनेशन में बहुत बहुत देखने के लिए मिलता ही मिलता है, लेकिन इसका बेसिक बनाएंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक बनाएंगे। हालांकि ये कॉन्सेप्ट जो है हम एडजेक्टिव चैप्टर में दोबारा से पढ़ेंगे एडजेक्टिव चैप्टर में, लेकिन यहां पर भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि जिक्र दैट का हो रहा है। हाँ, ई, कुछ बच्चों ने ई आंसर बोला था, मुझे पता है, कुछ बच्चों ने ई आंसर बोला था, सबके लिए नहीं है, 2-4 लोगों के लिए। आई होप क्लियर होगा। चलो भैया लेवल 3 पर आते हैं। लेट अस टॉक अबाउट लेवल 3। देखो आमतौर पर क्या होता है, समझना जरा, बहुत ध्यान से सुनना। मान लो तुम्हें एक आदमी नजर आया, और हमारे देश में अक्सर लोगों की हाइट कितनी होती है? 5'5", एक एवरेज हाइट होती है। एक आदमी आपको नजर आया जो लगभग 6 फीट का है। ठीक है, कितने फीट का है? 6 फीट का है। ठीक है, आपके सामने कोई और नहीं है, आपके सामने बस ये आदमी है। आपने कहा बे यार ये तो लंबा है काफी। तो अगर आप इसका विवरण किसी और को दोगे तो आप उसके बारे में क्या कहोगे? अगर मैं इसका नाम ए लिख दूं तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोलेंगे ए टॉल। यस और नो? क्या बोलेंगे? ए टॉल। करा इतना पतला आदमी। सैटरडे को क्लास, संडे को क्लास नहीं होता भाई, सैटरडे को आगे रखेंगे, अभी नहीं रख रहे हैं। अभी आप 5 दिन में रिवाइज करो जितना कर सकते हो। ठीक है, क्या है? ए जो है लंबा है। ठीक है, क्लियर है, सिंपल सी बात है। अब ये ए हम क्या कह रहे हैं? एक को हम टॉल बोल रहे हैं, लेकिन इमेजिन करो एक दूसरी सिचुएशन कि अगले दिन तुम वहीं से गुजरे जहां पर ये ए खड़ा हुआ था, तुम्हें एक और दिख गया, तुम्हें एक और जो है वो दिख गया। इसको नाम दे देते हैं बी। इसको नाम दे देते हैं क्या? बी। इसको नाम दे देते हैं क्या? बी नाम दे देते हैं। अब अगर आप देखोगे और समझोगे इस बात को, अगर आप गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जब तक आपने ए को देखा था तब तक आपको ये ए लंबा लग रहा था, लेकिन जैसे ही आपने बी देखा, आपने कहा बी तो खलीज इतना लंबा इंसान। तो अब ना चाहते हुए भी आपके आंखों के सामने 2 लोग हैं, आप इसको टॉल बोल ही रहे हो ऑलरेडी। समझना इस बात को, आप इसको क्या बोल रहे हो? टॉल बोल रहे हो। अगर आप इसको भी टॉल बोल दो तो इसके साथ तो नाइंसाफी हो जाएगी, क्योंकि टॉल तो यही था, ऑलरेडी है ही टॉल। तो जब आप इसके बारे में विवरण दोगे किसी को या किसी दूसरे तीसरे इंसान को बताओगे, तो अगर आप इसके लिए भी सेम एडजेक्टिव रेफर कर रहे हो तो सामने वाले को समझ में नहीं आएगा। यस और नो? और इसके साथ भी नाइंसाफी होगी क्योंकि इसकी क्वालिटी आपने सही से बताई नहीं है। तो उस केस में हम क्या करते हैं? उस केस में एडजेक्टिव्स में इंट्रोड्यूस होता है क्या? कंपैरिजन। क्या इंट्रोड्यूस होता है? कंपैरिजन होता है। कोई भी क्वालिटी हो, चाहे सैड हो, चाहे हैप्पी हो, चाहे लेजी हो, वो क्वालिटी क्या होती है? लोगों में कम ज्यादा होती है, चीजों में कम ज्यादा होती है, लेकिन नाम तो एक ही। अगर कोई सैड हो तो सैड ही हो सकता है वो, लेकिन उसका ऊपर नीचे हो सकता है। एक है जो पूरे दिन आंसू बहाता है, एक है जो आधे घंटे ही रोता है। अब दोनों को सैड बोल दोगे तो नाइंसाफी है एक के साथ। यस और नो? तो ऐसी सिचुएशंस के लिए बनती हैं क्या? ऐसी सिचुएशंस के लिए बनती हैं डिग्रीज। ऐसी सिचुएशंस के लिए क्या बनती हैं? डिग्रीज बनती हैं। और जैसे ही हमें ऊपर दिखाना होता है और 2 में दिखाना होता है तो हम यूज करने लग जाते हैं क्या? टॉलर यूज करने लग जाते हैं, जिसको हम ग्रामर की भाषा में क्या कहते हैं? कंपैरेटिव डिग्री के नाम से हम जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कंपैरेटिव डिग्री जो है इसको हम बोलते हैं और इसके नाम से हम इसको जानते हैं। क्लियर है? बहुत सिंपल सी बात है, बहुत 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 सिंपल बात है, आसानी से समझी जा सकती है। अब आप कहोगे सर हम पढ़ तो डिटर्मिनर्स रहे हैं, दिस दैट दीज दोस, फिर ये आप कंपैरेटिव डिग्री क्यों करा रहे हो?
क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, जरा समझना। अब होता क्या है कि जब मान लो मैंने इसको देखा, इन दोनों को देखा, तो अगर मुझे किसी को बताना है कि यार मैंने बी देखा जो तो ए से भी लंबा था, तो मैं क्या करूंगा, एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाऊंगा। ये स्ट्रक्चर आपने जरूर देखा होगा, लेकिन इसकी गहराई में कभी नहीं गए होगे। जैसे मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा, लिखूंगा बी इज टॉलर देन ए। क्या लिखा मैंने? बी इज टॉलर देन ए। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। बी इज टॉलर देन ए, बी इज टॉलर देन ए, बहुत ध्यान से सुनना। अब मैं क्या कह रहा हूं कि जो बी है ना, वो ए से ज्यादा लंबा है, वो ए से ज्यादा लंबा है, बी जो है ए से ज्यादा लंबा है। सिंपल सी बात है, ये मैंने कंपैरेटिव डिग्री लगा दी है, ये मैंने कंपैरेटिव डिग्री लगा दी है दिखाने के लिए। और एक बात और समझना और हमेशा याद रखना, कभी मत भूलना, क्योंकि अगर ये भूल गए तो तुम्हारा एग्जामिनेशन में ये कॉन्सेप्ट कभी क्लियर नहीं होगा। जिस चीज का भी कंपैरिजन हो रहा होता है, ध्यान से सुनो, जिस चीज का भी कंपैरिजन हो रहा होता है, वो चीज हमेशा देन के बाद लिखी जाती है। कहां लिखी जाती है? देन के बाद लिखी जाती है। चाहे 5 शब्दों का सेंटेंस हो, चाहे 50 शब्दों का सेंटेंस हो, जिस चीज का भी कंपैरिजन हो रहा है वो देन के बाद ही लिखी जाएगी। अगर देन के बाद नहीं लिखी गई है तो वो सेंटेंस रॉन्ग है। वो सेंटेंस क्या है? रॉन्ग है। इस बात को समझ लेना, दोबारा सुन लो। जिस चीज का कंपैरिजन होगा वो देन के बाद लिखी जाएगी। अब मैं सिखाता हूं तुम्हें, ये बात मैं बता क्यों रहा हूं और एग्जाम से क्या लेना देना है इसका। देखो, अब इमेजिन करो, बहुत ध्यान से सुनना, इमेजिन करो, सपोज करो ये जो ए है, ये जो ए है, इसके पास क्या है? इसके पास मान लो एक बाइक है, ठीक है, और ये बाइक ऐसी है, बाइक जैसी लग नहीं रही बट मान लेते हैं ये बाइक है, ठीक है, साइकिल लग रही है, साइकिल को भी बाइक ही बोलते हैं। ये बाइक किसके पास है? ए के पास है। किसके पास है? ए के पास है। अब मान लेते हैं ये जो बी है, इसके पास भी एक बाइक है, ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं एक बार को, ए के पास भी बाइक है और बी के पास भी बाइक है। क्या तुम इस बाइक में और इस बाइक में कुछ डिफरेंस देख रहे हो? देख रहे हो, बिल्कुल देख रहे हो। क्या डिफरेंस है? ये जो बाइक है इसकी जो हाइट है वो कम है, ये जो बाइक है इसकी हाइट जो है वो ज्यादा है। यस और नो? ये जो बाइक है इसकी हाइट कम है, ये जो बाइक है इसकी हाइट ज्यादा है। अगर मुझे, ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत ध्यान से सुनना, तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर मैं यहां पर सेंटेंस लिखूं, द बाइक ऑफ बी इज टॉलर देन ए, द बाइक ऑफ बी इज टॉलर देन ए। मुझे आप बताइए कि इस सेंटेंस में मैं कंपैरिजन किसका कर रहा हूं? क्या मैं ये कह रहा हूं, अगर मैं ये कह रहा हूं कि बी की बाइक जो है वो ए से ज्यादा ऊंची है तो 1 टाइप करना। अगर मैं ये कह रहा हूं कि बी जो है ए से ज्यादा ऊंचा है तो 2 टाइप करना। अगर मैं कह रहा हूं बी की बाइक जो है ज्यादा ऊंची है तो 1 टाइप करो। अगर मैं कह रहा हूं बी ज्यादा ऊंचा है तो 2 टाइप करो। हम जानते हैं कि यहां पर जो कंपैरिजन हो रहा है वो बी का नहीं हो रहा, ना ए का हो रहा है। यहां पर कंपैरिजन किसका हो रहा है? बाइक का कंपैरिजन हो रहा है। किसका कंपैरिजन हो रहा है? बाइक का कंपैरिजन हो रहा है। और मैंने आपको क्या सिखाया था? सिखाया था जिस चीज का भी कंपैरिजन होता है वो कहां लिखी जाती है? देन के बाद लिखी जाती है। क्या देन के बाद वो चीज लिखी हुई है जिसका कंपैरिजन हो रहा है? यस और नो में आंसर दो। क्या देन के बाद वो चीज लिखी है जिसका कंपैरिजन हो रहा है? अरे भाई नहीं लिखी, और इसीलिए ये सेंटेंस क्या है? गलत है। हो सकता है हिंदी में जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये सेंटेंस क्या दिखाई देगा? सही दिखाई देगा, लेकिन ये सेंटेंस क्या है? रॉन्ग है, क्योंकि यहां पर कंपैरिजन ए का हो ही नहीं रहा। कंपैरिजन किसका हो रहा है? बाइक का हो रहा है। सवाल है सही कैसे करेंगे? क्या करें? यहां पे देन के बाद लिखना पड़ेगा कंपैरिजन किसका है? बाइक का। मान लो हमने देन के बाद लिख दिया बाइक, और बाइक के बाद जो प्रपोजिशन लगा है ऑफ, वो भी लिख दिया। अब प्रॉब्लम यह है कि जब मैंने यहां पर बाइक लिखा था
तो यहां पर मैं दोबारा बाइक लिखूंगा ना, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, सुपरफ्लुअस हो जाएगा। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है जितना लिखने की जरूरत है उससे ज्यादा लिख दिया हमने। हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट कहता है, अगर मैं कहता हूं कि राम इज अ गुड बॉय, डैश गोज टू स्कूल, तो मैं राम गोज टू स्कूल बोलूंगा या ही गोज टू स्कूल बोलूंगा, बताइए मुझे। राम इज अ गुड बॉय, आगे क्या बोलूं, राम गोज टू स्कूल या ही गोज टू स्कूल? ही गोज टू स्कूल बोलूंगा ना। सेंटेंस स्ट्रक्चर का बेसिक कॉन्सेप्ट कहता है कि जब आपने एक बार नाउन का इस्तेमाल कर लिया, दोबारा इस्तेमाल मत करो। याद रखना, दिस दैट दीज दोज आपके डिटर्मिनर्स के साथ साथ प्रोनाउंस भी होते हैं। तो आप क्या करोगे, दोबारा अगर बाइक लिख दोगे तो सेंटेंस हो जाएगा गड़बड़। तो इस बाइक को हटाकर आप यहां पर एक प्रोनाउन यूज करोगे, और वो प्रोनाउन क्या है, दैट, और लिखोगे द बाइक ऑफ बी इज टॉलर देन दैट ऑफ ए। क्या लिखोगे, द बाइक ऑफ बी इज टॉलर देन दैट ऑफ ए। हाँ, रॉन्ग हो जाएगा, अगर दोबारा राम लिख दोगे सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, सुपरफ्लुअस हो जाएगा। लिखोगे द बाइक ऑफ बी इज टॉलर देन दैट ऑफ ए। दैट का मतलब क्या है, बाइक है। एक सेंटेंस से और समझते हैं। सपोज करिए मैंने कहा द प्राइस ऑफ टेस्ला इज हायर देन मर्सिडीज। ठीक है, द प्राइस ऑफ टेस्ला इज हायर देन मर्सिडीज। आप हिंदी छोड़ो, लॉजिक लगाओ, सेंटेंस सही है गलत है। हिंदी छोड़ो, सेंटेंस में लॉजिक लगाओ, हिंदी मतलब निकालने के लिए लगा लो, लेकिन जो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं उसके आधार पर बताओ क्या ये सेंटेंस सही हो सकता है। ये सेंटेंस कभी भी सही नहीं हो सकता, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, क्योंकि हमें पता है इस सेंटेंस में ये नहीं कहा जा रहा कि टेस्ला जो है वो ऊंचा है मर्सिडीज से। यहां पर टेस्ला और मर्सिडीज का कंपैरिजन नहीं है। अगर कंपैरिजन नहीं है तो देन के बाद मर्सिडीज क्यों लिखा है, सेंटेंस रॉन्ग हो गया। हम जानते हैं कंपैरिजन किसका है, प्राइस का है। कहने वाला कह रहा है कि जो टेस्ला का प्राइस है वो मर्सिडीज के प्राइस से ज्यादा है, यानी देन के बाद हमें प्राइस चाहिए, प्राइस ऑलरेडी लिखा है तो दैट लिखेंगे। और यहां पर अगर आप देखोगे ऑफ प्रपोजिशन लगा है, तो वो ऑफ प्रपोजिशन सेम आप क्या करोगे, कॉपी कर दोगे, आपका आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट, बिल्कुल। हिंदी करोगे तो शायद एक बार को सेंटेंस क्या लगे, सही लगे। अभी तक जो भी सिखाया है अगर वो क्रिस्टल क्लियर है तो एक बार मुझे CL टाइप करके दो कमेंट सेक्शन में, लाइव चैट में। अभी तक जो भी सिखाया है अगर वो दिस दैट दीज दोस्त को लेकर एकदम क्लियर है तो क्लियर है, क्लियर है। चलो, अब क्या प्रॉब्लम क्या है कि हमें अंग्रेजी पढ़ने की आदत है रूल की तरह, हमें कानून बनाने, हमें नियम बनाने हैं। अच्छी खासी चीज समझ में आ रही है, लेकिन इसमें भी क्लास में कुछ बच्चे याद कर रहे होंगे, अच्छा इतनी सारी बकवास कर रहे हैं सर, इसमें काम की बात यह है कि दैट लगाना है यहां पे, बस इतना। गोली मारो सर को, सर तो भोगते ही रहते हैं, गोली मारो, दैट याद कर लो। यही जो फिलॉसफी है ये हमें एग्जाम में लेके डूबती है, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, सेंटेंस को ऊपर नीचे करता है। बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि सर इतनी सारी बातें क्या बोलनी, सीधी बोल दो ना दैट आएगा, बोल भी दूं सीधा। क्वेश्चन देखते हैं। मैंने कहा the monuments in Rome are older than Germany. The monuments in Rome are older than Germany. अब तुम्हें यह तो पता चल गया होगा सेंटेंस गलत हो गया। यहां पर हम जानते हैं ये तो कहा नहीं जा रहा कि रोम जर्मनी से ज्यादा पुराना है, ये तो नहीं कह रहा ना सेंटेंस कि रोम जर्मनी से ज्यादा पुराना है, ये तो नहीं कह रहा। तो अगर रोम जर्मनी से ज्यादा पुराना नहीं है तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जो चीज कंपैरिजन हो रहा है वो देन के बाद होनी चाहिए। देन के बाद जर्मनी लिखा है, सेंटेंस गलत हो गया। लेकिन अगर मान लो ये इंप्रूवमेंट में आ जाए और पहला ही ऑप्शन आपको दे दें लिख के, दैट इन जर्मनी, तो तुम पहले क्वेश्चन पे पागल हो जाओगे, तुम दो को देखोगे ही नहीं आगे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि तुम याद करके आए, तुम इसको क्लिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे और कॉलर भी ऊपर कर लोगे कि मैं तो भैया सही करके आया हूं सेंटेंस को। लेकिन कॉन्सेप्ट को समझो, पहले बेसिक लेवल पे क्या सिखाया है, बेसिक लेवल पे यह सिखाया है कि जब कोई चीज सिंगुलर होती है, क्या होती है, सिंगुलर होती है,
तो उसके लिए दैट यूज करते हैं। जब कोई चीज क्या होती है, सिंगुलर होती है, तो उसके लिए दैट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, दैट यूज करते हैं। लेकिन जब कोई चीज प्लूरल होती है, क्या ये मॉन्यूमेंट एक किले की बात हो रही है, ये तो एक से ज्यादा मॉन्यूमेंट्स लिखा हुआ है ना, तो अगर ये मॉन्यूमेंट्स लिखा हुआ है तो दिस इज प्लूरल। और अगर तुम प्लूरल को आगे रिप्लेस करने जा रहे हो तो तुम दैट कैसे लगा दोगे? तुमने तो लेवल 1 पे ही सीखा था कि प्लूरल के लिए जो है दोज का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, दोज इन जर्मनी जो है वो हमारा राइट आंसर यहां पर होना चाहिए, ना कि दैट इन जर्मनी होना चाहिए। तो आप बताओ कि किताब में मान लो आपने एडजेक्टिव में या डिटर्मिनर्स में या प्रोनाउन में रूल पढ़ भी लिया, तो सिर्फ आपने याद कर लिया ना, कोई फर्क नहीं, आपको एग्जामिनर यहां पे गुमराह करके चला जाएगा। आप सोचते रह जाओगे, आपको लगेगा कि आप राइट करके आओ, लेकिन आप गलत करके आओगे। आई होप क्लियर होगा। एल्डर आएगा, अक्षय बेटा एल्डर ना सगे भाई बहनों की उम्र के लिए बोलते हैं, और रोम और जर्मनी जहां तक मेरी नॉलेज का सवाल है, सगे भाई बहन तो नहीं है, सगे क्या सौतेले भी नहीं है, ये तो दोनों देशों के नाम है, ठीक है। हाँ एक मूवी थी, एक में उसका नाम रोम था लड़की का, लेकिन जर्मनी नाम का लड़का नहीं देखा मैंने आज तक मूवी में, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता, क्लियर है, इस बात को समझना। मैं मजाक करता रहता हूँ, सीरियसली मत लेना, ठीक है। क्लास ना एंगेजिंग होनी चाहिए, फन फील्ड होनी चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि शोक सभा में तुम आए हुए हो, क्या ये मातम पसरेगा, अगरबत्तियां जलाई जाएंगी, अभी डिटर्मिनर्स की अर्थी उठा के हम ले जाएंगे और तुम आंसुओं के साथ क्लास को विदा करोगे, लो सर आज का और कुर्बानी दे दी हमने। ये कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, ये होना चाहिए कुछ हम ऐसी जगह रहे ना पर हमारी इच्छा है सीखने की, हमारा मन है सीखने का, क्योंकि जब तक मन नहीं है तब तक कुछ नहीं होने वाला लाइफ में। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए आई थिंक क्लियर होगा। अब देखो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा और क्लैरिटी हमें मिल जाएगी इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर, विल बी मोर क्लियर अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच, आप इतने बेहतरीन जो है कमेंट्स करते हो। एक काम जरूर करिएगा, हमारा ये पहला कोर्स है अड्डा पर, तो भैया रेटिंग्स जो है ना जबरदस्त चाहिए। क्यों जबरदस्त चाहिए मैं बताऊं, क्योंकि आगे के जो प्लान्स हैं मेरे कोर्सेज को लेकर, मैं बहुत सारे प्लान्स कर रहा हूं, एक वोकैबुलरी का पूरा कोर्स प्लान कर रहा हूं, एक रूट वर्ड्स का पूरा कोर्स प्लान कर रहा हूं, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आई एम प्लानिंग राइट नाउ। सब डिपेंड करेगा तुम फीडबैक किस तरीके का देते हो। तो भैया थोड़ा सा 1 मिनट का समय जरूर निकालना, स्टार रेटिंग फीडबैक बेहतरीन होना चाहिए अगर आपको क्लास बढ़िया लगता है तो। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। सवाल है, कैटल in the southern region are more productive than northern region। चलिए पढ़िए जरा। द कैटल इन द सदर्न रीजन, यानी साउथ के इलाकों में जो पशु होता है वो ज्यादा प्रोडक्टिव होता है जो नॉर्थ के रीजन में होता है। आपसे एक सिंपल सा सवाल है, इतना तो आप समझ गए होंगे कि सदर्न रीजन और नदर्न रीजन का तो कंपैरिजन नहीं हो रहा। ये तो नहीं कहा जा रहा कि सदर्न रीजन ज्यादा प्रोडक्टिव होता है नदर्न रीजन से, ये तो नहीं कहा जा रहा। कंपैरिजन किसका हो रहा है, कैटल का हो रहा है। जो सदर्न रीजन में कैटल है और जो नदर्न रीजन में कैटल है, अभी अभी मैं आपको बता कर आया हूं शुरुआत में कैटल होता है प्लूरल, तो अगर प्लूरल होता है तो देन के बाद तो इन्होंने नॉर्दर्न रीजन लिख दिया तो गलत हो गया। देन दोज इन लगा हुआ है ना, हाँ इन लगा हुआ है, दोज इन नदर्न रीजन। आई होप बत्ती दिमाग की एकदम बढ़िया तरीके से जली होगी। क्लियर है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को? बिल्कुल। अब देखो एक और क्वेश्चन, ये प्री एग्जामिनेशन का सवाल है, मैं जनरली करवाता हूं इसको जब क्लास करवाता हूं। फिश इन द सी आर बिगर देन लेक्स। फिश इन द सी आर बिगर देन लेक्स, क्या हम कह सकते हैं सेंटेंस गलत है? आंसर राइट छोड़ दो, ये बताओ क्या हम ये कह सकते हैं कि एग्जाम का आया हुआ सवाल गलत है? कह सकते हैं क्या? कैन वी से दैट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 100% रॉन्ग? 100% रॉन्ग है ये, 100% रॉन्ग है ये। हमें पता है देन के बाद क्या लिखा है, लेक्स लिखा है। क्या पैसेज में ये कहा जा रहा है कि समुद्र जो है, सी जो है वो लेक से ज्यादा बड़ा होता है?
क्या कंपैरिजन समुद्र और लेक्स का हो रहा है? नहीं, कंपैरिजन समुद्र और लेक्स का नहीं हो रहा, बात हो रहा है फिश की बात हो रही है। अब सवाल है कि ये फिश क्या है, क्योंकि अगर आपने नाउन पढ़ा है तो एक फिश को भी फिश बोलते हैं, दूसरी फिश को भी फिश बोलते हैं। तो ये आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। आप ये सोच लो कि सिंगुलर, अरे भैया कुछ भी बोलते हो, है तो सब्जेक्ट ही। अगर सब्जेक्ट होगा तो कहीं ना कहीं क्रिया तो लेके आया होगा। यहां क्या लिखा हुआ है? आर लिखा हुआ है। क्या रेफरेंस है? आर कहां लगाते हैं? प्लूरल पे लगाते हैं। इसका मतलब क्या है? ये फिश क्या है? प्लूरल है। ये प्लूरल है तो यहां पर देन के बाद क्या आना चाहिए? दोस। आपका राइट आंसर है। ये आपका राइट आंसर है। आई होप ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है दिस दैट दीज दोस्त का आप सभी को एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। अगर हुआ है एक बार CL टाइप कर दीजिए। 11 बजे आज क्लास होने वाली है, 3 बजे क्लास नहीं होगी। 11 बजे वन शॉट करवाने वाला हूं, आ जाइएगा सारे के सारे। अगर आप SBI क्लर्क मेंस का एग्जामिनेशन जो है वो दे रहे हो, और एडिटोरियल लगाना मत भूलिएगा, वो भी बहुत एसेंशियल है। वोकैबुलरी का जो बेसिक एडवांस सब वहीं पर हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली लगाइएगा। क्लियर है? चलिए, फिशेज नहीं होता। फिशेज कुछ इनफॉर्मल किताबों में लिखा हुआ है कि अलग अलग प्रकार की फिश को फिशेज कहते हैं। एग्जाम के लायक कॉन्सेप्ट नहीं है, नहीं पूछते एग्जाम में। क्लियर है? तो जो नहीं पूछते उसको साइड में रखो, जबरदस्ती कंफ्यूज होने की जरूरत क्या है। क्लियर है? आज का क्लास मैं यहीं पर रैप कर रहा हूं, क्योंकि आज मेरा 11 बजे क्लास है। उम्मीद करता हूं आपको बढ़िया लगा होगा। एक बार रेटिंग बढ़िया दीजिएगा, और जो है आगे के लिए मोटिवेटेड रहिएगा। उम्मीद करता हूं कि ये साल जो है अंग्रेजी का जो ड्रीम है हमारा, जो एग्जाम क्रैक करने का ड्रीम है, अंग्रेजी को अपना सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बनाकर वो पूरा हो, और आप मेहनत करते रहोगे तो जरूर पूरा होगा। थैंक यू वेरी मच। PDF भी मिलेगी आपको, असाइनमेंट भी मिलेगा, दोनों चीजें मिलेंगी आपको।